आज के मेहमान। जी हाँ साथियों, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। मंच है गीत, संगीत और मनोरंजन। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। स्वीकार करें मेरा अभिवादन आप सभी लोग गीत, संगीत और मनोरंजन के स्टूडियो नंबर 1 में। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम लेकर के आ गया हूँ आज का मेहमान। जी हाँ, आज के मेहमान में आज हमारे साथ में हैं श्रीमान आदरणीय परम पूज रमेश शर्मा जी। जी हाँ, तो गीत, संगीत, मनोरंजन ग्रुप के सभी प्रशासक समूह की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से, सभी सुनने वाले श्रोताओं की ओर से आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन है। तो लीजिए साथियों, अब हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले एक जरूरी बात, यदि कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, प्रस्तुति को लाइक करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि हमारे कलाकारों का मनोबल और भी बढ़ सके। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है गीत, संगीत, मनोरंजन के स्टूडियो नंबर 1 पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और सर, अहो भाग्य हमारा कि आपने अपना कीमती समय दिया और आप हमारे इस स्टूडियो में आए, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। बिल्कुल, दिल से शुक्रिया तो मैं आपका करता हूं कि आपने मेरे को इस काबिल समझा। शुक्रिया सर। तो सर, यहाँ पर हम पहले सेशन में आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और आप अपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे ताकि श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिले। तो प्रश्न 1 सर, आपके सामने। सर, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। ओके सर। पहले जो भी साथी मतलब मेरे को सुन रहे हैं जी, मैं उनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा। हाँ सर, स्वागत है। फूल खिले, गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो सर आप ये बताइए कि सर आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कौन कौन लोग हैं? सर, मेरा जन्म 7 जून 1979 को हुआ है जी। डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। जी। यानी कि हिमाचल प्रदेश का जिला है मंडी। जी। तो प्रॉपर मंडी में मेरा जन्म हुआ है। जी। और परिवार में हम 3 भाई और 2 बहनें हैं, जिनकी 2 बहनों की शादी हो गई है, भाई की भी शादी हो गई है। तो अभी 2 भाई हम रह गए हैं और ये बात है। बाकी मम्मी है, पापा इस दुनिया में नहीं रहे, है ना। अरे अरे, अच्छा, तो कब पापा खत्म हुए सर? पापा मेरे 1991 में खत्म हो गए थे। अच्छा अच्छा। और ज्यादा उम्र भी नहीं थी उनकी, मेरे ख्याल से 38 से 40 साल के आसपास उम्र थी।
अरे अरे, तो कोई बीमारी थी या फिर कैसे, क्या हो गया? वो थोड़ा सा उनको ड्रिंक वगैरह का था ना। अच्छा 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 अच्छा। वो कई बार जैसे किसी से उम्मीद वगैरह रखी होती है, फिर वो उम्मीद पूरी ना होने के करके थोड़ा सा उनको आदत सी पड़ गई थी ना। चलिए। और कुछ आपको पता है कि आस पड़ोस में भी कुछ ऐसा माहौल होता है भाई, किसी को मतलब कामयाब नहीं होने देते ना। हाँ, ये वाली बात है। आजकल सर यही होड़ चल रही है कि पड़ोसी की कमीज हमसे सफेद क्यों। पड़ोसी भी आपको फिर भी थोड़े अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन कजन में थोड़ी सी ये समस्या ज्यादा है। अच्छा, तो सर आप दृष्टिबाधित कब से हुए? क्या जन्म से ही थे या जन्म के बाद? सर मेरे दृष्टिबाधित होने का आप यही मान के चलो लगभग जन्म से ही है, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था मेरा ऑपरेशन हुआ था सिर का। जी तो बल्कि मेरे पापा भी यही कहते थे कि भाई चंडीगढ़ तो नहीं दिखाया मेरे को, है ना। तो उस समय तो मैं साल का भी नहीं था, फिर सिर का ऑपरेशन हुआ था, कुछ रसौली वगैरह हो गई थी। जी तो फिर ऑपरेशन हुआ था पीजीआई में। जी। तो उसमें सिर में थोड़ा सा पानी पुनी भरा था, कुछ ऐसा होता वो। फिर बाकी फिर वो कई डॉक्टर कहते हैं कि भाई आंख की नस कट गई, कहीं बोलते दब गई है, तो आंखों में मतलब पानी नहीं पहुंच रहा है ना। जी जो आंख की नस होती है जहाँ से मतलब रोशनी वगैरह बढ़ती घटती जो भी होगा ना, जी। जहाँ से मतलब रोशनी वाली जो वो है नस है, वहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है। बल्कि कई जगह दिखाने भी गए थे, अमृतसर में एक मशहूर डॉक्टर है वहाँ पे भी गए थे, राजवीर सिंह दिलजीत सिंह। तो उन्होंने भी वाकई भाई जितनी है उतनी ही रहेगी, है ना। जी। तो परमात्मा की जैसे थोड़ा बहुत चल फिर लेते हैं जैसा। हालांकि मोबिलिटी तो मेरी बाद में बनी है, हालांकि थोड़ा थोड़ा नजर आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा मतलब बाद में ही बना, जब स्कूल का जाके हमने स्कूल छोड़ा था, फिर उसके बाद मतलब अकेले चल फिर सकते हैं हम, है ना। जी, तो आप भाई बहन कितने हैं टोटल? हम 3 भाई है 2 बहनें हैं। और मतलब भाइयों में मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ, और भाई बहन को जोड़ा जाए तो एक बहन मेरे से बड़ी है, जिनसे 2 बड़े हैं। एक भाई और बहन बड़े हैं, जी। और हम 2 छोटे हैं ना। तो आपके तो परिवार में सिर्फ आप ही दृष्टिबाधित हैं या फिर कोई और? नहीं, अपने परिवार में तो मैं ही हूँ दृष्टिबाधित, है ना। जी। तो सर आप ये बताइए कि जब आप दृष्टिबाधित हुए या जब आपको ये पता चला कि हम आम लोगों से डिफरेंस हैं, तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस चीज का, क्योंकि परमात्मा इसी वजह से थोड़ा थोड़ा नजर आता था। बाकी परिवार में भी एक अच्छा माहौल मिला, है ना। जी मतलब जैसे कई जगह रहता है कि भाई यार अब अंधा है, क्या करेंगे इसका, ये वो जैसे, है ना। जी जैसे हम लुइस ब्रेल जी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई लुइस ब्रेल जी से पहले जो दृष्टि इनकी दशा थी बहुत मतलब बेकार थी, है ना। जी। हाँ बाहरों से फेंक देते थे। हाँ। तो ऐसा वैसा मामला तो यहाँ पे नहीं था, है ना। जी। मतलब यहाँ पे कदर हुई है बराबर। अच्छा, तो आपके परिवार में आपका लगाव सबसे ज्यादा किससे था, या वो लोग मतलब कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता था? हालांकि ये क्वेश्चन बड़ा पेचीदा है, लेकिन फिर भी एक रहता है कि हमारा विशेष किसी से लगाव हो जाता है। लगाव मेरी देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ज्यादातर मेरा ध्यान दीदियों की तरफ ही जाता था कि भाई अब भाई जैसे मैं स्कूल में चला जाऊंगा तो पता नहीं बात बूत किससे करूंगा, कुछ ऐसा रहता था ना कि दीदियों की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा रहता था, है ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मतलब हाँ। फिर वो मेरे को बोलते थे कि भाई तू, जैसे मैं स्कूल में जाता था तो मैं रोता था ना। जी। तो फिर वो बोलते भाई तू रोता क्यों है? मैं कहा भाई ऐसे ऐसे मेरे को याद आएगी, फिर पता नहीं क्या क्या, जैसे ऐसे वैसे बोलता रहता था मैं। फिर वो बोलते कि दीदी की तो कल को शादी हो जाएगी, फिर क्या करेगा। तो ये तो सभी के साथ होता है, हम भी रोते थे सर। और सर आजकल तो मतलब कई बार ऐसी स्थिति हो गई है हाँ। कि मतलब आपने को बात सुनी होगी ना, एक शायद रामधारी दिनकर जी ने कहानी में दिनकर, लिखा है हाँ हाँ हाँ, राष्ट्र कि कवि। कभी हम किस्से लिखा करते थे और आज खुद किस्सा हो गए। तो मतलब लगभग ऐसी स्थिति हो गई कि भाई पहले हम स्कूल से चिढ़ते थे कि हम्म। यार बस स्कूल छूटे, विद्यालय छूटे तो बस मजा आए। लेकिन अब दिल करता है कि भाई कोई विद्यालय में रख दिया तो कितना मजा आए। अच्छा, तो बचपन में आपको खाने पीने में क्या पसंद था? बचपन में सर जब मैं चंडीगढ़ में को ले जाने लगे, हालांकि इसके पीछे भी लंबी कहानी है, वो आपको सुनाएंगे बाद में, लेकिन पहले आपने खाने पीने का पूछा है। जी हाँ। तो खाने में वही जब मेरे को दाखिला मिला था, यानी कि उस समय मैं 13 साल का था,
अच्छा अच्छा। और सोमवार का दिन था और मैंने वही 10 अगस्त को ही स्कूल ज्वाइन किया था और 10 अगस्त को ही छोड़ा। हम्म। तो चलो वो भी बातें होती रहेंगी बीच में, हाँ हाँ हाँ। लेकिन पहले वहां पे थोड़ा आते हैं डिस्कशन जहाँ में पे मैं आपने बात पूछा। करूंगा शिक्षा दीक्षा को लेकर के जब। हाँ। हाँ, तो वही मुझे जब मैं गया था तो मैंने वहाँ पे स्कूल में यही पूछा था विद्यालय में हम्म। कि यहाँ पे आलू की सब्जी बनती है। अच्छा। तो वो हाँ अभी तक मेरे को कई बार चिढ़ाते थे जब मैं स्कूल में पहले पहले जब पढ़ता था ना, कि एक हमारे मतलब विद्यालय में देवेंद्र जी थे, कुक थे, कुक का काम भी करते थे, वो पीएन भी थे ना, हाँ हाँ पीएन थे शायद, और बाकी बांटते मुड़ते थे खाना खुना। हाँ तो हाँ। उन्होंने एक बार मेरे से पूछा, वो मेरे को चिढ़ाते थे, कभी कभी बोलते थे हम्म। कि वही इसने पूछा कि यहाँ पे आलू की सब्जी बनती है, मतलब हमारे यानी स्कूल। यानी आपके बहनों ने और मम्मी ने आलू खूब खिलाया है आपको बचपन में। नहीं, वो वैसे ही निकल गया मुंह से, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो कुछ ऐसा लग रहा है। और बाकी वैसे आलू की कई चीजें बहुत अच्छी होती है, जैसे आलू के परांठे इत्यादि, मतलब मिल जाए फिर तो दिन ही बन जाता है। अच्छा अच्छा। हम्म। और भाई बहनों के साथ कोई शरारत भरी कोई चीज किस्सा याद आता हो बचपन का आपको, तो हमारे श्रोताओं को बताइए। जैसे हम लोग बच्चे रहते हैं तो बच्चों को थोड़ा शरारत भी करने के लिए सूझती है ना, कुछ ऐसे वाकया। वही ऐसा था, जैसे इसमें तो वैसे बहुत ही खतरनाक किस्सा था ये, तो उस समय हाँ। परमात्मा ने मदद कर दी मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। कि बचपन का समय था कि भाई भाई चिढ़ाते थे मेरे को, बड़े भाई है ना। हम्म, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आई, मेरे पास चाकू था, मैंने तो चाकू से हाँ। मारने लग गया था। अच्छा और किस्मत अच्छी रही कि उन्होंने अंगूठा आगे लगा दिया, नहीं तो इस समय इंटरव्यू में नहीं होते, जेल में होते। अच्छा अच्छा। तो हाँ ये हाँ। तो ऐसा भी हुआ था किस्सा एक। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, आपको ब्लाइंड स्कूल के बारे में किसने बताया? कोई न कोई आपके घर का या परिवार का या पड़ोस का कोई व्यक्ति रहा होगा कि ये बताया होगा आपके माँ बाप के कि हाँ आप यहाँ पे इनका दाखिला करवाओ, क्या कैसा? तो वो वाक्य कुछ याद होगा आपको? बिल्कुल सर, पूरी ये तो थोड़ा सा संदेश लंबा हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई बात ऐसा नहीं था कोई कि बात इसमें, नहीं। हाँ, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जैसे जब मेरे पापा थे जी। तो वो बोलते थे कि नहीं हम अपने पास ही रखेंगे, या नजदीक कहीं स्कूल होगा तो वहाँ भेजेंगे। अच्छा। तो मतलब चाहते थे मेरे को सभी ना, हाँ हाँ हाँ। खैर चाहते हैं, अभी थे नहीं, हम्म। चाहते हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि इंटरव्यू सुनने के बाद बारी आ जाए। हाँ। नहीं कोई बात नहीं, समय हाँ की कोई बात नहीं है, आप बताइए सर। हाँ, तो फिर मैं कह रहा था कि वही तो उनका था, फिर मेरे को मतलब मेरे पापा के दोस्त हैं इधर ना, हाँ हाँ। पास इधर पास में ही है इनका घर। जैसे हमारा हॉस्पिटल रोड पड़ता है, उनका पैलेस रोड पड़ता है। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ब्लाइंड स्कूल है 26 सेक्टर में। हाँ हाँ हालांकि उससे पहले हमें शिमला का भी पता था कि शिमला में भी एक ब्लाइंड स्कूल है, हाँ हाँ। दिल्ली में है ना, और हम्म, एक हमारे घर से पास में ये जगह सुंदरनगर पड़ती है, तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। अच्छा। लेकिन उससे पहले भी हमें एक बात पता लगी थी, उससे पहले क्या मतलब उसी दौरान हमें एक बात और भी पता लगी थी। हम्म, हालांकि चंडीगढ़ भी पहुंचेंगे हम, लेकिन आपको सुंदरनगर से भी थोड़ा पीछे ले जाते हैं। हाँ हाँ। यहाँ पे साथियों एक हमारे नेर चौक जगह है, यानी कि गांव का नाम नेर है वैसे, लेकिन वहाँ पे चौक है इसलिए नेर चौक बोलते हैं। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे किसी ने बताया भाई कि यहाँ पे नेर चौक में भी एक स्कूल है। हम्म, तो उस समय मैं 10 साल का था, तो उस समय मम्मी और पापा मेरे को लेके गए, और पापा के दोस्त थे वो भी साथ में थे, वो अपनी जीप में ले गए। हम्म, तो वहाँ पे गए और वहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया उन्होंने। हम्म, तो 2-4 बच्चे वहाँ पे थे। हम्म, तो वो जो मैडम थी वो थी दरअसल केरला की। हाँ हाँ। और वहाँ पे गए जी के ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मेरे पापा को मतलब बिल वगैरह बता दिए कि भाई देखो ब्लाइंड है लड़का है ना, तो इसको वही कपड़ों का भी चाहिए पैसा, वर्दी इत्यादि, और जो भी मतलब न जाने क्या क्या खर्चा बना दिया उन्होंने, कि ऐसा ऐसा लगेगा। पापा ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। तो फिर जब उन्होंने फिर कहा होगा भाई फलानी तारीख को आप ज्वाइन कर लेना, या मंडे को, या कभी भी आ जाना है ना। तो उस समय फिर यहाँ पे हमारे घर के पास ही एक स्कूल है, सेंट स्टीफन स्कूल, और वहाँ पे वो मैडम काम करती थी केरला की। तो वहाँ के जो चेयरमैन थे, वहाँ से उनकी पोल पट्टी निकली कि भाई देखो वहाँ पे अब कुछ जाने का कोई फायदा नहीं है,
वो लोग ऐसे चोर चूर लोग हैं, कहीं ले लूट जाके अपना उधर बेच बूझ देंगे, क्या करेंगे, है ना। तो वो आइडिया तो कैंसिल हुआ। फिर उसके बाद जो आपका सवाल था कि भाई स्कूल का पता कैसे लगा, है ना। तो सुंदरनगर में तो ज्यादा मतलब 6ठी-7वीं तक था स्कूल, या मतलब ज्यादा सुविधाएं भी थी। शिमला का भी कुछ ऐसा ही था। फिर चंडीगढ़ का बताया था, मेरे भाई के दोस्त है, कि उन्होंने बताया कि भी ऐसा स्कूल है। तो फिर वो अपनी गाड़ी में ले चले थे मेरे को, और भाई भी थे साथ में। और नेर चौक में तो मम्मी और पापा दोनों थे, है ना। और दुख की बात यह कि भाई जब नेर चौक में गए थे तो पापा और पापा के दोस्त अभी वो दोनों इस दुनिया में नहीं है ना। उनकी आत्मा को मैं प्रणाम करता हूँ यहीं से, जहाँ भी हूँ। और फिर उसके बाद चंडीगढ़ का पता लगा। तो चंडीगढ़ में यानी कि भाई के दोस्त और उनके पापा भी अभी इस दुनिया में नहीं है। वो भी हमें मतलब बहुत चाहते थे, है ना। तो फिर वहाँ पे हम गए, वहाँ पे दाखिला वगैरह हुआ। फिर वही वाली आलू की सब्जी वाला मामला सामने आया कि वही उन्होंने बोला कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। मैंने कहा आलू की सब्जी। फिर वहाँ पे मेरे को सब कुछ दिखाया गया, पता नहीं कूलर वगैरह क्या क्या, ये ऐसा वैसा। जो जो बच्चे थे उनको बोला कि हाँ इनको उठाओ, जैसे गोदी में उठाओ, है ना। ऐसे ऐसे करके फिर तो भाई साहब बात ऐसी है कि पहले मैं पढ़ने के लिए ज्यादा इच्छुक रहता था कि हाँ भाई, अगर जैसे कई बार भाई से कुछ पूछते थे, उनको नहीं आता था। मैं कहा अगर कभी हम पढ़ेंगे तो हम तो हमारा तो बहुत इंटरेस्ट है, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन वही मामला पलट गया जब चंडीगढ़ में गए तो दिल न लगे। अच्छा। रोने को दिल करे। मैं कहा ऐसा वैसा जो भी है। फिर वहाँ पे मंडी में से हमारे यानी कि बाबूजी हैं, वो क्लर्क बन गए। मतलब वहाँ पे चंडीगढ़ के मंडी से है वैसे वो, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो भाई ने उनको बोला होगा कि भाई इनका मन लगाना है। तो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वही मैंने अगले दिन मैंने कहा चिट्ठी लिखवाता हूँ। फिर चिट्ठी लिखवाई। वो तो उन्होंने वैसे दिल रखने के लिए मैंने लिख दी, भाई हाँ लिख रहे हैं हम। अच्छा। तो चिट्ठी तो लिखी नहीं। बोले हाँ हमने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला। तो कई बार ऐसा भी होता था कि वही मैं जब छुट्टी छाट्टी काटने आना तो हमने बड़े खुश होना। और मेरे साथ तो मैं आपको बताऊं, अब क्योंकि बात सच वाली है, जैसे कहते हैं ना कि सच का सामना, अगर उसके आधार से कहा तो मेरे को जो स्कूल था वो जेल लगता था एक तरह से। हालांकि जेल वाली सबको यही लगता है सर, सबको यही लगता है। हालांकि बात जेल वाली ऐसी कुछ भी नहीं थी। लेकिन लगती जेल थी कि क्या यार, यहाँ पे अपने तो कोई नहीं है। अच्छा। ना दीदी है, ना भाई है, ना कोई है, मम्मी ना कोई नहीं है। जेल ही है तो यार। अच्छा तो अब कर भी कुछ नहीं सकते, जा भी नहीं सकते यार भाग के। सही बात है। तो यहाँ पे अपने पापा मम्मी का नाम, भाई बहनों का नाम यदि आप श्रोताओं को बताना चाहें। मेरे पापा का नाम है श्री लेट रूपलाल शर्मा जी। और मम्मी का नाम प्रीतमा देवी है जी। और भाई का नाम अशोक शर्मा है, बड़े वाले का। जी। छोटे वाले भाई का अनिल शर्मा है और मेरा नाम तो आपको पता ही है। जी। और दीदी का नाम एक का सीमा शर्मा है और एक का रंजना वैद्य है। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छे परिवार आपके को मिले हैं। पल पर आपको संभलने का और प्रोत्साहन मिलता रहा है उनसे। ऐसे परिवार यदि लोगों को मिल जाए तो उनकी जिंदगी संवर जाती है। मैं आपके सभी परिवार वालों को अपने स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और यही है कि काश आपके जैसे परिवार हर दृष्टिबाधित व्यक्तियों को मिले तो उनकी जीवन संवर जाए। तो सर, बचपन की कोई और यादें, कोई और बातें अपने इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के सेशन में आप बताना चाहें जो अभी तक हमने ना पूछी हो। बचपन की बातें जैसे कि मैंने आपको विद्यालय जाने से पहले। हाँ, विद्यालय जाने से पहले। हाँ जी। बचपन की बात यही है कि मतलब जैसे एक बस मेरे को बात याद आती है। जी। हालांकि ठीक है, जन्म हमारा मंडी में हुआ है, लेकिन बेसिकली वैसे जब मेरे मम्मी पापा वो गांव से है ना। जी। एक सरका घाट जगह है, सरका घाट में एक सडवाल नाम से जगह है ना, गांव है मतलब। जी। मतलब सरका घाट तहसील है और वो एक गांव है, तहसील है शायद सरका घाट ना। जी। उसके आसपास ही पड़ता है, सडवाल नाम है ना। जी। तो वहाँ पे मतलब मेरे मम्मी का मायका भी वहीं से है और पापा भी वहीं पे मतलब उनका
एक तरह से कहते हैं मेरी मम्मी का ससुराल भी मतलब एक तरह से वहाँ पे ही है, जी ज्यादा दूरी मतलब पास पास में ही है ना। जी। तो वहाँ पे भाई मेरी बुआ से बहुत बनती थी अच्छा। बचपन में। जी तो मैं जाता रहता था मेरी दादी के घर, और मतलब जैसे यहाँ पे तो हम अच्छा अच्छा ढूंढते थे खाने के लिए कि भाई जैसे ऐसा फीका है ये वो, तो हम उतने नहीं, भाई ये नहीं चलेगा। अच्छा। लेकिन वहाँ पे फीका भी खा लेते थे कि भाई बोलते थे नहीं देखो मैं, बुआ वगैरह बोलते थे कि मैं गरीब हूँ ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जी। चलेगा। फिर वहाँ पे एक घटना ऐसी हुई कि मेरे दादी, जैसे टोकरा होता है ना टोकरा, हाँ हाँ। उसमें रोटियां बना रहे थे, मतलब टोकरे में जो रोटियां बना बना के उसमें डाल रहे थे। जी। तो उन्होंने पाला हुआ था एक कुत्ता। अच्छा। हाँ। तो अब मैं भी छोटा था और मैं देखता रहा। मैं कहा दादी, मैं कहा हाँ जी टोकरा भरने वाला है, भर गया ऐसे। जी बोले हाँ ठीक है। अब दादी चले गए, उनके कहीं खेत कूद में गए, और मैं वहाँ बैठा रहा अंदर जी। कमरे में, ये जो विषय है ना। जी। और कुत्ता कुछ, जो कुत्ते की भाषा होती है, कड़ो कड़ो या कुछ ऐसा कर रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा यार तेरे को भूख लगी है। अच्छा। हाँ। और मैंने कहा कि भाई पता नहीं दो दो तीन तीन रोटी कुछ ऐसे उठा के वहां से देता रहा। हम्म। अब वो कुड़ों कुड़ों जो मैंने उसकी सुनी, वो तो सुन ली, वही रोटी चाहिए होगी उसको, वो तो दे दी। जी। अब शायद उसने कड़ाऊ कड़ाऊ ये भी की होगी कि भाई बस अब बहुत हो गया यार, इतना थोड़ी खाऊंगा भाई, पेट है कुआं थोड़ी है। क्या बात है। हाँ तो अब वैसा भी उसने बोला होगा, वो मुझे समझ नहीं आया। हाँ हाँ। ये अब मैं पता आपने नहीं, ऑब्जर्वेशन कर लिया उसके तरफ से। हाँ अब मैंने अब मैंने सोचा कि यार ये बोल रहा और ला। हाँ मैं कहा तू खा यार, कोई चक्कर नहीं, तो अपना बंदा है, खा यार तू ऐसी। हाँ जब हमें तो क्या गम है। हाँ हाँ। तो उसको खिलाता रहा, पता नहीं दो तीन रोटियां बची होगी टोकरी में कुछ ऐसा, या पता नहीं खत्म हो गई थी। हम्म। तो अब वो कुत्ता देखो, कहते हैं भाई इंसान से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। हाँ। अब वो कुत्ता मेरे को बचाने के लिए कह सकते हैं, या फिर अगली तैयारी के लिए सोच रहा होगा कि हम्म। भाई चल बाद में फिर निकाल से आके खा लेंगे। हाँ। तो वो मेरे को बचाने के चक्कर में रहा भी, चलो यार इससे हम्म। भाई कोई डांट टूटना पड़े, या भी इसने दे ही दिए तो अब इसको रखेंगे कहाँ, तो इसको दबा देते हैं, जैसे आंगन उंगन में दबा दी इसने। हम्म। तो भाई दादी आए, तो किसी ने बता दिया उनको कि भाई ऐसे से ये रोटियां खिला रहा था। हाँ हाँ। तो अच्छा फिर क्या हुआ पता नहीं, चावल चोवल बनाए गए, थोड़ी बहुत डांट भी पड़ी होगी हल्की फुल्की। हम्म। और मैंने बता दिया कि भाई वो मांग रहा था, मैंने दे दिए, कुछ ऐसा रहा होगा मामला। हाँ तो फिर चावल चोवल बने, और चावल उन्होंने क्या किया भाई मेरे को दे दिए, हाँ। और एक नमक की कटोरी दे दी। हम्म। तो नमक की कटोरी दे दी, तो अब मुझे क्या पता कि भाई नमक थोड़ा सा लगेगा। हाँ हाँ। हमने क्या किया, वो पूरी कटोरी पलट दी इसमें। अच्छा। हाँ तो अरे यार ये भी पंगा हो गया। फिर उन्होंने पता नहीं छांट छांट के कैसे कैसे निकाला होगा नमक को। तो हाँ। फिर वो थोड़ा सा दूध दाद से उन्होंने मेरे को दिया। अच्छा, मार तो नहीं पड़ी आपको? नहीं मार नहीं पड़ी, ये तो अच्छा हुआ कि मार तो नहीं पड़ी। हाँ हाँ। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जैसे बोल दिया कि यार क्या कर दिया इसने। हम्म। तो फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर कुत्ते को भी पता नहीं मेरी वजह से थोड़ी बहुत मार पड़ी थी, या एक दो जैसे लट डंडे डुंडे मारे होंगे। हम्म। तो पर उसको मतलब दुख है कि मेरी वजह से मार खानी पड़ी। अच्छा। हम्म। हम्म। तो तो बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की। तो सर अब इस सेशन को अब हम समाप्ति को ओर ले जाना चाह रहे हैं। तो आप हम हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? गीत साथियों, गीत में संतोष जी यही सुनाऊंगा, दोस्ती के ऊपर ही सुनाऊंगा। हाँ, स्वागत है सर, सुनाइए सर। पले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे
दोस्ताना हमारा, वो ख्वाबों के दिन, वो ख्यालों के दिन, वो सवालों की रातें, जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले, हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे आपने गीत सुनाया। और श्रोतागण कहीं जाइएगा मत, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी बहुत कुछ सुनना जानना बाकी है। और आज के हमारे मेहमान हैं आदरणीय श्रीमान रमेश शर्मा जी। मिलता हूं मैं एक ब्रेक के बाद। शुक्रिया। जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ मैं आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। स्टूडियो है गीत संगीत मनोरंजन। जी हाँ, तो आज हमारे मेहमान हैं, आज के मेहमान आदरणीय श्रीमान रमेश शर्मा जी। उनसे हम साक्षात कर रहे हैं। तो लीजिए, अब हम दूसरे सेशन में आ गए हैं। तो सर, एक बार फिर आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, अब हम इस सेशन में आपसे आपकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो अब आप बताइए कि आप प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई? मेरी चंडीगढ़ ब्लाइंड स्कूल 26 सेक्टर से। जी, तो वहाँ आप कितने वर्ष की अवस्था में आपका एडमिशन हुआ? वहाँ पे मैं 13 साल का था उस समय मेरा दाखिला हुआ था वहाँ पे। जी और हमारे को दूसरी क्लास से ही रखा गया था क्योंकि उम्र ज्यादा होने की वजह से। जी तो उन्होंने कहा था कि भाई जैसे पढ़ने में अच्छे होंगे तो जी आगे आपको प्रमोशन वगैरह भी मिलती जाएगी। जैसे मतलब 6-6 महीने में, जैसे साल में मतलब 2, जैसे दूसरी से चौथी में कर दिए कभी, है ना, ऐसे से। जी। तो सर, वहाँ पे जो है मतलब विद्यालय का जो पहला दिन था तो कैसा गुजरा? क्योंकि हमारे साथ भी ये होता है ना कि विद्यालय का जो पहला दिन होता है वो बहुत ही अजीब गरीब स्थिति में गुजरता है। काफी चीजें हमें याद आती हैं। तो जब आपका प्रवेश हुआ तो विद्यालय का पहला दिन कैसा गुजरा? पहला दिन तो मुझे कुछ खास याद नहीं कि कैसा रहा, लेकिन हाँ ये बात थी कि भाई मतलब ये था कि भाई अब यहाँ पे आ गए, आप कर तो कुछ सकते नहीं है। अच्छा। या अगर चले गए, हाँ। मतलब ये था कि भाई
एक तरफ कुआं है, दोनों तरफ, एक तरफ खाई है, दोनों तरफ शामत आई है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई अगर स्कूल से भाग भूग गए या जैसे कैसे निकल निकल गए या जो भी किया, कोई व्यवस्था वगैरह बना दी, तो घर में तो मतलब कदर होनी मुश्किल है कि भाई आपको पढ़ने के लिए भेजा, उसके लिए भी मुश्किल है। अच्छा तो स्कूल से गए तो फिर दोबारा तो वापसी होनी मुश्किल ही है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन बाद में तो मन लग गया होगा ना? हाँ, बाद में हाँ, मन तो हमारा लग भी जाता था, मतलब थोड़ा सा एक दो दिन मतलब सेटल करने में लगते थे कि भाई एक दो दिन जैसे अब जैसे मतलब होता था कि भाई जैसे कैदी की तरह यार अब आ गए हैं, अब कैसे कैसे निकालेंगे। लेकिन बाद में फिर आदत पड़ी जाती थी कि यार जैसे मतलब एक कह सकते हैं कि आप महिलाओं में जैसे किसी लड़की की शादी होती है ना, तो हाँ, कुछ दिन जैसे लगता है कि यार अच्छा यार अब यहाँ पे रहना पड़ेगा, यार ऐसे से हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन बाद में पता होता है कि आप कर तो कुछ सकते नहीं है, हम्म। अब फिर निकालो समय ऐसे ही। तो तो फिर धीरे धीरे मतलब वहाँ हो ही की जाता। सुविधाएं, जो आपकी जो हॉस्टल की सुविधाएं कैसी लगी, या कुछ अभाव रहा आपके दृष्टिकोण से? नहीं, खाने पीने के तो वहाँ पर सुविधाओं के मामले में तो अच्छा था वहाँ पे, हाँ हाँ। बहुत अच्छा था। और सुविधाओं के मामले में मतलब ये था कि रहना खाना पीना फ्री है। और कई बार तो कपड़े कपड़े भी कहीं देने आते थे, वो भी मिल जाते थे कभी कभी हमारे को। बाकी शायद घर से तो ईश्वर की दया से कमी थी नहीं कोई भी, तो ऐसा था। आपके उस समय के बाकी कुछ? फिर वहाँ पे ये भी कर दिया था कि भाई जैसे कुछ क्लासेस के लिए हाँ, मतलब जैसे पहली दूसरी क्लास से कुछ ऐसे कुछ पैसे भी हमारे खाते में डालते थे। अच्छा। यानी कि आज मैं जिस खाते पे मेरे को सैलरी मिल रही है, हाँ, तो वो खाता चंडीगढ़ ब्लाइंड स्कूल की देन है। अच्छा अच्छा। जी तो उस समय के कुछ आपके सहपाठी रहे होंगे जिनसे आपका विशेष लगाव हुआ होगा? बिल्कुल, विशेष लगाव हमारा एक साथी अ, पहले तो एक मतलब हमारे जैसे जैसे हम सुबह सुबह घूमते थे, एक नरेंद्र पाल नाम का साथी था, जी उसके साथ भी हमारा बढ़िया रहा। और एक हमारे समूह में जो दृष्टि दिव्यांग समान समूह में मेहता जी है, जी उमेश मेहता जी, उनसे भी हमारा बढ़िया लगाव रहा। जी। और नरेंद्र पाल जी से तो हमारी दोस्ती मतलब बाथरूम में हुई है। मतलब वैसे तो घूमते बाथरूम घाम में? वैसे मतलब घूमते घामते तो हम रहते थे, अच्छा। लेकिन ऐसे ही जैसे एक बार क्या हाँ हुआ कि हाँ मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ हाँ हाँ। कि भाई हमारे मतलब अनुराधा मैडम होते थे, मतलब मैथ के टीचर। दो मतलब दूसरी क्लास में था तो दो टीचर होते थे हमारे मैथ के। हाँ तो अनुराधा मैडम होते थे, मैं जैसे मैंने कहा मैडम जी बाथरूम जाओ जी, बोले हाँ जाओ। हाँ तो अब मेरे को तो पता था नहीं, मैं नया नया था। हाँ। तो एक लड़की होती थी हेमा, हम्म। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। हम्म। और वो तो हमारे स्कूल टाइम में ही मतलब अपने प्राण त्याग दी है। हम्म। कुछ उसकी तरह सिर की नस वगैरह फटी थी कि क्या हुआ था। हाँ हाँ। तो पहले तो उस लड़की को मेरे साथ भेजा। हम्म। मतलब देखो एक बहुत अच्छा मतलब अनुराधा मैडम के मतलब में पता नहीं ऐसी क्या बात रही होगी कि भाई इस लड़की को इसके साथ भेजते हैं। नहीं तो स्कूलों में आपको अक्सर विद्यालय में आपने ये भी देखा होगा, वो मतलब विद्यालय है में। उसमें लड़के लड़की दोनों पढ़ते थे क्या? जी, अच्छा अच्छा। तो वहां पे मतलब अक्सर आपने कई बार देखा होगा, कई जगह ऐसा ही रहता है भेदभाव के। आप मान लो लड़का लड़की किसी से बात कर रहे हैं, अरे इसका तो चक्कर है, मतलब चाहे वो सके भाई बहन भी होंगे ना तब भी कहीं ऐसे बोलेंगे। चक्कर है, हाँ सही है सही है। हाँ तो फिर वही पहले दिन तो पता नहीं कैसे उन्होंने हिम्मत कर दी कि भाई हाँ चलो जाओ हेमा इनको बाथरूम करा के लाओ। अच्छा जी, बाथरूम बूथरूम हो गया। फिर जैसे एक्साइटेड की मानसिकता रहती है, वैसे हमने भी पूछा होगा उनसे कि भाई हाँ आप ब्लाइंड है, आपको कैसे पता कि यहाँ पे बाथरूम है, ऐसा वैसे करके। अच्छा, फिर ये बात है भाई अगर आज ही बाथरूम आना होता तो भी ठीक था, लेकिन अगले दिन भी बाथरूम आ गया। तो फिर मैंने कहा मैडम जी बाथरूम जाए, बोले हाँ जाओ नरेंद्र पाल इनको बाथरूम करा के लाओ भाई। अच्छा। इस बार लड़की हाथ नहीं लगी, इस बार लड़का हाथ लगा। हाँ घाटा अब हो लड़की गया इस बार। अब इस बार अब हर बार लड़की हाथ नहीं लगती, लड़की भी एक ही थी हमारे स्कूल उस समय मेरी क्लास में। अच्छा। तो फिर हाँ अब नरेंद्र पाल जी को मेरे साथ भेज दिया। तो खैर घूमते घामते तो हम वैसे थे, लेकिन दोस्ती दास्ती शायद उस थी नहीं, या पता नहीं हमें दोस्ती की परिभाषा नहीं पता भी होगी, या फिर
या कुछ ऐसा रहा होगा माइंड में साइकोलॉजिकली कि भाई ऐसा पहले पूछ लेते हैं कि हाँ भाई दोस्ती करोगे कि नहीं करोगे, है ना। अच्छा। हाँ कुछ ऐसा रहा होगा। हाँ। तो बाथरूम में गया भाई, वो मेरे को बाथरूम कराने गया। तो मैंने कहा हाँ भाई धीरेन्द्र पाल, आप मेरे से दोस्ती करोगे? तो उसने बोला आप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो फिर दोस्ती होगी हमारी और वो बढ़िया, फिर हम घूमते रहते थे। तो कुछ गिफ्ट उफ्ट दिया लिया कि नहीं दोस्त बनाए तो? नहीं, दूसरी क्लास में उतनी समझ ही नहीं होती थी, बस वो तो वैसे वैसे चल गया, मुंह से चल गया काम के। हाँ वहां से यस होगी, यहाँ से यस होगी, हो गया। हाँ हाँ। तो हाँ फिर हम घूमते रहते थे। फिर हमने एक दो नाटक शुरू किए खेलने घूमते घूमते। अच्छा। तो जैसे मतलब हमने नाटक ऐसे शुरू किए कि भाई सुबह उठ के हम क्या करते हैं। तो आप जैसे सुबह उठ के, तो वही बात है, हम जैसे उठेंगे मतलब मंजन वगैरह करेंगे। होता तो यही है ना, भाई उठते हैं, नहाते हैं, मंजन करेंगे, नहाएंगे, या पहले शौच जाएंगे। लेकिन हम उसको उल्टा उल्टा बोलते थे। अच्छा। हाँ। ये कब, जैसे एक बार मैंने उल्टा बोलना, फिर उसने बोला अच्छा इस काम को ऐसा बोलते हैं, सुबह उठ के नहाते नहीं है? सुबह उठ के हाँ हाँ नहाते। फिर ऐसे एक बार उसने मेरे से पूछना, फिर ऐसे ही वो कार्यक्रम चले जाता था पीरियड्स तक के। हाँ जी पहला पीरियड, फिर ऐसे से हमने कुछ उल्टा पुल्टा बताना, फिर उसने अच्छा इसको आप ऐसा बोलते हो, ऐसे से चलता था। अच्छा। तो वो हमने दो भाग। हाँ। तो वहाँ पे आपके जो है पसंदीदा शिक्षक कौन से थे जिसे आपका विशेष लगाव था, या कौन कौन शिक्षक थे? यदि सारे शिक्षकों के बारे में भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। वहाँ पे हमारे शिक्षक थे हमारे समय में। अनवर सर थे, और बाद में तो सगायन सर भी आए थे। अगर मैं 92 के हिसाब से बताऊं तो अनवर सर थे, और धीरेन्द्र सर थे, और बाकी मैडमों में अनुराधा मैडम थे, और उर्मिल मैडम थे, रेखा मैडम थे। रेखा मैडम भी बाद में आए थे। मतलब चावला मैडम थे, और गुलशरण मैडम थे पंजाब के। तो ऐसे ऐसे टीचर्स थे हमारे घर में। और बाकी तबले वाले थे तोमर सर, और हमारे एक म्यूजिक टीचर थे राठौर सर। अच्छा। और एक म्यूजिक टीचर हमारे नंद किशोर सर थे। तो बड़े दुख की बात है कि नंद किशोर सर भी इस दुनिया में नहीं है। चलिए, जहाँ भी उनकी आत्मा हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छा जन्म मिले। और बाकी फिर नंद किशोर सर की जगह हमारे आर्य सर आए। उनसे भी हमने शिक्षा दीक्षा ली है। राठौर सर तो ली है। राठौर सर भी हिमाचल से थे, तबला सर भी हिमाचल से है मतलब। और बाकी कुलजीत मैडम आए, वो वहाँ पर भी हमारे म्यूजिक के टीचर रहे हैं। लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा वो था सितार। मतलब जैसे तो हमारे इसमें दो रहते थे ना कि आप या तो तबला लो या सितार लो। तो हम तो खैर म्यूजिक ही उनसे सीखते थे, क्योंकि तबला तो हमने तो तबला लिया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तबला बजाते हैं क्या आप? हैं? तबला बजाते हैं क्या? तबला सर सीखा तो है, लेकिन बजा नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि तबला सर बहुत ट्राई करते करते रह गए कि भाई देखो हाथ ढीला रखो ढीला रखो। अच्छा। और फिर हाथ थोड़ा टाइट रहता था, क्योंकि जितना आवाज हाथ ढीला रहेगा उतनी आवाज साउंड क्लियर आता है ना। तो वो बताते बताते रह गए मेरे को। तो बाकी ऐसे ऐसे हमारे टीचर्स थे। और ब्रेल कौन सिखाता था आपको? ब्रेल में तो शुरू में अनवर सर ने सिखाई है। अच्छा। वो ऐसे ऐसे बताते थे कि हाँ ऐसा होता है, देखो एक बिंदी है, फिर जैसे दो बी का, और देखो एक है इधर नीचे दो है ना। फिर जैसे ढाव बना के दिखाना कि देखो 6 बिंदियां होती है ऐसे ऐसे। फिर जैसे सी के बारे में बताते थे कि भाई जैसे एक के सामने 4 होता है, जैसा सी होता है। फिर डी का बताया, फिर ई जैसे बताते थे कि तिरछा होता है। ऐसे अनवर सर बताते थे। और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। अनवर सर मेरे को नोट्स मतलब ये जो है मतलब पेपर बना के देते थे, जैसे ABCD का। और जैसे वो लिखा रहता ना भी पेन हैन कैन ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लिख के देते थे वो, है ना। अच्छा। और उस समय दिमाग में पता नहीं क्या रहता था ऐसा कि भाई जो भी वो दे रहे हैं वो संभाल के रखो उनको। अच्छा, नहीं डांट पड़ेगी। हाँ आ गया तो। हाँ भाई, अगर कहीं पूछ पाछ लिया कुछ ऐसा रहता था, और वो संभाल के रखे। और
जैसे कि मैं, जैसे मतलब मेरे को भाई, ज्यादातर मेरे को भाई छोड़ने जाते थे चंडीगढ़ ना, ब्लाइंड स्कूल। तो एक बार क्या हुआ कि भाई के मतलब हमारे भाभी के भाई, मतलब भाभी के भाभी के भाई, वो एक बार बोला भी कि आप उनको लेके आओ। तो अब वो आए मेरे को लेने, दिवाली का समय था उस समय। तो फिर अब वो नोट्स वगैरह, ये जो जो पेपर वगैरह होते थे वो मैं साथ ही में लेके रखता था, जैसे बैग बुक में। तो अब उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई देखो, आप स्कूटर पे चलोगे कि बस में चलोगे? अच्छा। पता नहीं क्या दिमाग में, मैं कहा चलो कोई नहीं स्कूटर पे। पता नहीं क्या ऐसा रहा होगा कि यार अब स्कूटर पे नहीं चलूंगा तो वो स्कूटर खड़ा कहाँ करेंगे, कुछ ऐसा रहा होगा, माइंड सेट कुछ ऐसा बना होगा। तो मैं कहा कोई नहीं, स्कूटर पे ही चलते हैं। तो चलते गए भाई, जैसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो फोन भाई को कर देते थे फोन के, हाँ भाई ऐसी ऐसी जगह पहुंच गए, ऐसा ऐसा है ना। तो एक जगह हम रुके, जैसे इधर मतलब आजकल तो जैसे चंडीगढ़ हम जाते हैं 4 लेन से ना, लेकिन उस समय थोड़ा सा घूम के जाते थे। मतलब स्वार घाट एक जगह पड़ती है, मतलब कीर्तपुर से थोड़ा सा आगे हिमाचल में ना। तो वहां पे खाने के लिए रुके। तो अब वही वाली बात है कि जो साइटेड की उत्सुकता रहती है कि भाई ब्लाइंड कैसे पढ़ते हैं, या मतलब इनकी भाई कैसे जैसे मतलब बेचारे टाइप में है, कुछ ऐसा तो नहीं रहता, कुछ ऐसा उनके मन में किसी के रहा होगा सवाल। और अपने दिमाग में भी पता नहीं क्या है, भाई इनकी पढ़ाई कैसे होती है, कैसे पढ़ते हैं, क्या है। और मैंने वही वो क्या किया, ब्रेल्स के वो जो अनुसर ने दिए होते थे, वैसे कोई निकाल दिए भाई, एक आध निकाला होगा या 2-4 निकाल दिए। अच्छा। और फिर बंदे मतलब बड़े प्रभावित हो गए, यार वाकई अच्छा ऐसा है। तो मतलब अपने को एक पहचान मिल गई है ना। और इस ब्रेल इन कार्ड्स के पीछे एक और बात और भी है। मतलब मैं जैसे दूसरी में होता था, तो एक हमारे दोस्त थे राजेश सावल, जो कि मैंने उमेश मेहता जी का जिक्र किया, वो भी वैसे पहले सीनियर थे, तीसरी में थे। तो राजेश सावल जी की ड्यूटी लगाई गई कि इनको ब्रेल सिखाओ। अच्छा। राजेश सावल जी मेरे से एक क्लास सीनियर थे। तो अब वो मेरे से अक्सर पहचानवाते कि हाँ भाई पहचानो। अब जो अक्सर पहचान लिया गया वो तो ठीक है, लेकिन कोई कोई अक्सर जैसे नहीं पहचाना गया, मानो डी है, मैंने कुछ और बता दिया। बोले नहीं डी नहीं है, ये फलाना अक्सर है। अच्छा ये है, हाँ, अरे यार इंडिया मार खा गया। अच्छा। तो मतलब ऐसे ही मेरा कोड चलता था, इंडिया मार खा गया। इंडिया मार खा गया। क्या बात, क्या बात। फिर मुझे भाई सर भगवान का ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि वो, हालांकि मेरे से एक क्लास सीनियर था, लेकिन वो भड़का नहीं। ऐसा बोलता तू, मैं तेरे से सीनियर हूँ, ऐसा सीनियर नहीं पढ़ता है, ऐसा वैसा, जैसे ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा। फिर ये भी एक मतलब दौर था जिंदगी में। तो आपने चंडीगढ़ ब्लाइंड स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई की? चंडीगढ़ में सर मैं दूसरी क्लास से लगा था, तो 8वीं तक तो पहुंच गया था जैसे कैसे। 9th में भी पहुंच गया था। फिर जब 10वीं में होना था तब मेरे को फेल हो गया था मैं। अच्छा। तो यानी कि 8वीं क्लास में मैं अकेला ही रह गया था। 8वीं क्लास में 5 साथी थे हम, 7वीं में। तो हमारे एक पंजाबी मैडम थे, जैसे कि मैंने जिक्र किया, गुलशन मैडम। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था, क्योंकि हमारे थोड़ा पढ़ाई में भी हम ऐसे ही थे ज्यादा, मतलब ऐसे थे, मतलब मीडियम। हाँ मीडियम इनसे कुछ भी थे, मतलब जिसमें मतलब कैसे थे कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता था कैसे। अच्छा। तो शुरू में लग भी जाता था, जब छोटी छोटी क्लासें थी वो तो बंदा हैंडल कर ही लेता है 4वीं 5वीं तक में, लेकिन असली बात सिर्फ 5वीं के बाद से थोड़ा सा काम टफ हो जाता ना। तो फिर उसके बाद कहाँ पढ़ाई की आपने? नहीं मैं बता, हाँ फिर उन्होंने, मैडम ने घोषणा की कि भाई मुझे लग रहा है कि इस बार 8वीं खाली जाएगी। तो 8वीं में 2 साथी हमारे फेल हो गए, यानी कि जैसे उमेश मेहता जी और एक अश्वनी था हमारे साथ, वो भी फेल हो गया। 3 रह गए, एक बंदा थोड़ा सा गलत कृत्य में पाया गया, वो उसको भी निकाल दिया गया। तो एक में ऐसा था, तो साथी जैसे हमारे हिमाचल में जो देवी देवताओं का होता है ना,
वो कुछ उसको हो लग गया था, मतलब ये भी कह सकते हैं, या फिर उसको वैज्ञानिक भाषा में मानसिक तौर पे कुछ एक जो रोग हो जाता है, लग गया। हाँ। हाँ कुछ ऐसा हो गया था, हम्म। तो वो भी चला गया। तो उसको तो मैं ये कहूँगा कुछ हो सकता है मेरी वजह से ही रहा होगा, क्योंकि अगर जैसे उन बातों को माने तो उसको एक कड़ा दिया था चांदी का बनवा के ना। अच्छा, आपने किसी ने दिया कहा, था? नहीं उसको दिया था उसको। अच्छा, उसको दिया था। हाँ। तो वो खेल खेल में मेरे से टूट गया। हाँ। हाँ। तो कुछ ऐसा उसका वो भी रहा होगा, मतलब तब तो वो छोटी क्लास में था, और कुछ वो जैसे मैं पढ़ाई पढ़ी में ठीक नहीं था, तो कुछ उसको वो भी प्रेशर रहा होगा, और वो दिमागी तौर पे थोड़ा सा हो गया भी। तो 8वीं में जैसे कैसे हो गई, और 9वीं में भी हो गया, और 10वीं में उनको लटका दिया गया। और फिर जैसे हमारे जो हेडमास्टर सर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो आप 9वीं में फेल हो गए हो, तो अगर आप अगली बार फेल हो गए तो आपको निकाल देंगे। तो हमने कहा भाई आप दुखी हैं हमारे से, तो हम अभी चले जाते हैं, चिंता न करो। तो फिर हमारे को ओपन स्कूल का रास्ता बताया। फिर ओपन स्कूल में हमने 10वीं की, लेकिन 10वीं में मैं 2 गलतियां कर बैठा। हालांकि एक गलती पे पर्दा पड़ गया, लेकिन एक गलती में बच गया। एक गलती में पर्दा पड़ गया और एक गलती में फंस गया। अच्छा अच्छा, कौन सी गलती थी? 10वीं में मैं सब्जेक्ट ले बैठा, हमारे को 5 सब्जेक्ट रहते हैं। तो बाकी तो मैंने ठीक ले लिया, समाज वैज्ञानिक हिंदी इंग्लिश में तो ठीक हो गया। एक सब्जेक्ट ले लिया मैंने, इकोनॉमिक्स, जिसकी मैं तैयारी ही नहीं कर पाया। हालांकि यूपी बोर्ड के वो लाए भी थे, लेकिन वो मेरे काम नहीं आ पाई किताब ज्यादा ढंग से। और दूसरी गलती कर बैठा, होम साइंस। अरे अब आप कहेंगे हाँ। अब आप कहेंगे पर्दा किससे पड़ा और फंसे किसमें। देखिए पर्दा पड़ गया होम साइंस में। अच्छा। क्योंकि ब्लाइंड का प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। और इकोनॉमिक्स में फंस गया। तो इकोनॉमिक्स ने भाई 2 साल मेरी मतलब हालत खराब कर दी। लेकिन ओपन बोर्ड में ये होता है साथियों के, जैसे मान लो आपने 5 पेपर दिए, आप 4 में फेल हो जाते हैं, तो आप जिसमें पास हो गया उसको छोड़ दो, बाकी आगे के पेपर आपने देने हैं। तो ऐसे कैसे गिरते पड़ते 10वीं होगी। अच्छा। अब फिर +2 करने लगे, तो साल का गैप भी बना दिया, एक एक 2 पेपर करके। पर जो प्लस टू में गलती एक ही थी जिस पे पर्दा हुआ, बाकी ले लिया हिस्ट्री। हिस्ट्री हमने पहले ही राउंड में निकाल दी। तो हालांकि थी तो उल्टी सीधी वो थी हिस्ट्री, सिकंदर सिकंदर वाली सब वो पर निकल गई जैसे कैसे। अच्छा। हाँ। तो फिर अब 6 महीने जो हमारा प्रिंसिपल है उसकी वजह से मेरे 6 महीने एक्स्ट्रा लग गए। हालांकि मेरे 2 साल में बड़े आराम से +2 हो जानी थी। तो बस यहीं तक मेरा +2 का सफर रहा। और उसके बाद हमने देहरादून में ट्रेनिंग वगैरह की, कुर्सी बिनाई की। तो कुर्सी बिनाई में वहाँ पे देहरादून में कुर्सी बनाई थी साइड ट्रेड में, जैसे हमारे को होम साइंस मिला हुआ हम था। अगले सेशन में उपलब्धि में बात करेंगे इसके संदर्भ में। अच्छा, आप बताइए कि विद्यालय में कौन कौन से ऐसे क्षण आए हैं आपके जो आपने सबसे ज्यादा दुखी आप हुए, और या कौन सा ऐसा क्षण आया जब आप बहुत प्रसन्न हुए? देखिए प्रसन्नता का क्षण तो वही होता था कि भाई छुट्टियां होगी अब जाएंगे। अच्छा। और मिनट सेकंड वगैरह निकालते थे। सबसे अच्छा पल तो वही रहता था। अच्छा। और दुखी पल तो यही रहता था कि भाई जैसे एक साथी था जिसकी वजह से मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया। एक मतलब उसके वो कहता था कि भाई तूने जानबूझ के पेपर अच्छा नहीं देना, ये वो थोड़ा सा जेलसी वगैरह होती है ना कहीं। अच्छा, जब भड़काने वाले लोग होते हैं ना। हाँ कि आपने अच्छा पेपर नहीं देना है और आपने नकल देनी है, ये वो। तो भाई आपने बोल बोल के मैथ का सवाल करना है, मतलब चाहते नहीं है ना कहीं कि अभी आगे बढ़े कोई ऐसे भी। खेल में भी आपका इंटरेस्ट था म्यूजिक के अलावा? कोई खेल में तो बस क्रिकेट वगैरह में था, पर ज्यादा मतलब खैर ज्यादा अच्छी मतलब उपलब्धि उसमें नहीं हुई है। हालांकि देहरादून में एक मैच खेलने का मौका मिला है। और चंडीगढ़ की तरफ से भी खेले हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गई थी कि
जो हमारा चंडीगढ़ का साथी था, पढ़ के गया हुआ था, उसने मतलब अजीबोगरीब पॉलिसी खेली। अच्छा। बोला उसने ये कि भाई हम पंजाब की टीम लेके आएंगे, और उधर हमारी चंडीगढ़ की टीम रेडी थी। लेकिन हुआ क्या कि वो पंजाब के 2-3 खिलाड़ी उठा के ले आया कि जी हमारे पास बस यही खिलाड़ी है। तो मतलब 2 ही मैच में को खेलने का मौका मिला है। तो उस मैच में मतलब फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैं कहा यार हद है, पंजाब की टीम आप बोल रहे हो लाने के लिए और 2-3 खिलाड़ी लेके आ रहे हो, तो ये तो गलत बात है। फिर मैं जानबूझ के मतलब उसमें खूब वाइडे फेंक रहा था। अच्छा। और जानबूझ के शॉट ही नहीं खेल रहा था यार, नहीं मैं इधर घुमा रहा था भाई। फिर जब खेलने का मन करा तो तब क्लीन बोल्ड कर दिया मेरे को। अच्छा, तो कॉलेज भी आपने किया क्या? नहीं, कॉलेज में नहीं गया। कॉलेज में लगा था जाने, लेकिन कॉलेज में ये हुआ कि वही कॉलेज जाने के लिए बाकी सब कुछ फॉर्म भर दिया था, बल्कि 10वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी भेज दिया था, लेकिन वो तो यूनिवर्सिटी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने वापस कर दिया वो कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल नॉट एक्सेप्टेबल। तो लेकिन फिर बाद में पंगा पड़ा कि भाई देखो आपने कर तो लिया, सारा फॉर्म वगैरह भर दिया, लेकिन पंगा ये कि राइटर आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैंने कहा यार इतने कौन धक्के खाएगा, छोड़ना। अक्सर आप जो है शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता निकाल देते सोचते थे। मैं कह रहा हूँ कहाँ भटकते रहेंगे, कोई राइटर ढूंढेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, तैयारी होगी नहीं होगी। तो और खुशियों का पल एक हमारा 9th में भी हमारा खुशियों का पल रहा। जब मैं 9th में फेल हो गया था ना, तो हमारे साथी होते थे, हमने एक दूसरे को रिश्तों का नाम दिया हुआ था। जैसे मालूम मेरे को बनाया हुआ था किसी ने मामा। अच्छा। और जो संधू साहब है, इनके अवतार जी, जिनके बारे में आप कल बता रहे थे मेरे को, अवतार सिंह, उनको बनाया हुआ था ताया। ऐसे किसी को मास्टर बनाया हुआ था, ऐसा वो पल भी एक बहुत अच्छा रहा। तो हमने कई बार बोलना, हमने जैसे मैंने बोला कई बार मामा मामी की तरह। अच्छा। फिर उसने बोलना यार होगी इधर कहीं है। ऐसे उसने किसी ने मेरे को बोला मामा जी आपके साथ में रहे हैं वहाँ है? नहीं, मैं फेल हो गया था, फिर हम साथ में हो गए ना। अच्छा अच्छा। तो फिर जैसे अवतार को बोलते थे हम ताया, भाई ताया ताई की तरह। फिर वो बता देता था भाई इधर है कि कहीं है, जो भी है। फिर ऐसे मेरे को बोलते थे मामा मामी की तरह। मैं कह यार मामी भी होगी कहीं पे, पता नहीं होगी। वो पल भी बहुत अच्छे रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा सर। अब इस सेशन के जाते जाते मतलब कोई हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का एक गीत हो जाए आपके तरफ से। बिल्कुल हो जाए सर। जी, तो कौन सा गीत सुनाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को? मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ मुकेश जी का। पहले आपको रफी का गीत सुनाया था। जी जी। तो अभी जो है मुकेश जी का गीत सुनाने जा रहा हूँ। जी। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों को क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वागत है। तो पहले मैं लेट के गा रहा था, बैठ के गा रहा हूँ। क्या बात है, कमाल हो गया यार सर। हाँ, अब अगले में खड़े होके भी गाएंगे। चलो कोशिश करेंगे। सर कमाल के हैं यार आप। हाँ, चलिए। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है इन बीते दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते
रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो पर बैठा क्या जाने परमा दीवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों पे क्या गुजरी है इन बीते दिलों से ये पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाया। लेकिन श्रोतागण कहीं मत जाइएगा, दिल थाम के सुनते रहिए। ये साक्षात्कार का सिलसिला जल्द ही मैं मिलूंगा एक बार फिर ब्रेक के बाद। शुक्रिया। जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ एक बार फिर मैं, आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी, गीत संगीत मनोरंजन के स्टूडियो नंबर 1 में। जी हाँ, आज के मेहमान कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और आज के हमारे मेहमान हैं आदरणीय श्रीमान रमेश शर्मा जी। तो अब ये तीसरे सेशन में हम आ गए हैं और बहुत ही बिंदास, बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और जब हमें अच्छा लग रहा है तो हमारे श्रोताओं को अवश्य अच्छा लगेगा। तो सर, इस तीसरे और अंतिम सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपके जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं जो आपको अभी भी याद हैं, और कौन कौन से ऐसे सपने भी रहे हैं जो आपने देखे और पूरे नहीं हुए। इन संदर्भ में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। स्वागत है सर। देखिए, उपलब्धि तो बहुत ज्यादा नहीं रही हमारे साथ, लेकिन हाँ इतना है कि वही बचपन में जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे स्कूल में जागृति क्लब वाले आते थे जी। अब मैं अपना साक्षात्कार बैठ के दे रहा हूँ, है ना। अच्छा, ठीक है सर। पहले पता बीच में सोते दे रहा था। अच्छा। अब मैं लगभग बैठ के दे रहा हूँ। ये सेशन में बैठ के दूंगा। ठीक है सर। और पिछले सेशन में थोड़े बहुत सो के थोड़ा बहुत बैठा भी होऊंगा बीच में। अच्छा। लेकिन अब पूरी तरह से बैठ गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। हाँ सर, स्वागत है। हाँ, तो उपलब्धियों में जैसे कि मैं बता रहा था कि एक मतलब जैसे क्लब था हमारे स्कूल में, आते थे जागृति क्लब वाले ना। तो बचपन में थे, छोटे छोटे थे हम, तो गाना गुना हमारे से गवाया वही। तो मतलब अब उपलब्धि कहो या कुछ भी कहो लेकिन तो सबसे 2-3 साथी थे, उन्होंने भी गाने गाया और हमने भी गाना गाया। गाना क्या, हमने एक गजल गाई थी कि चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है ना।
अच्छा, एक लाइन सुना भी दीजिए हमारे श्रोताओं को। हाँ, नहीं, उसके लिए तो थोड़ा सा तैयारी करनी चलिए पड़ेगी, चलिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, पर बिल्कुल। फिर भी कोशिश करेंगे, टूटी फूटी सुना देंगे बीच में। हाँ हाँ, बीच में। हाँ हाँ हम्म, तो या कोशिश करेंगे इसी सेशन में सुना दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, तो फिर वो मैं गाया गाना, वो मैंने गजल गाई, हाँ। और उन्होंने पता नहीं पूछा होगा भाई फर्स्ट कौन आया, तो मैंने अपना हाथ खुद ही आप ऊपर उठा दिया। अरे तो, क्या बात है। हाँ। तो भाई मेरे को तो 10 रुपए मिले थे, बाकी औरों को पता नहीं मिले थे कि नहीं मिले थे, ये पता नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा 10 रुपए मिल गए थे उसके। अच्छा। हाँ। और दूसरी उपलब्धि हमारी ये रही कि मतलब अ, जैसे स्कूल वगैरह छोड़ा तो फिर कुछ मार्केटिंग में लग गए थे। तो मार्केटिंग में हमने मोदी केयर कंपनी ज्वाइन की थी। तो जैसे कि मोबिलिटी हमारी यहाँ पे बनी गई थी, जब यहाँ का क्योंकि यहाँ से हमें जैसे कोई मतलब बाहर बोल देता था चंडीगढ़ वगैरह जाने के लिए, तो हम मतलब चले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ कोई बोले यहाँ भी फलाने जगह जाके वो सामान लाओ, हाँ। तो उसका हमें मतलब साथ में तो हम जाते थे लेकिन अकेले नहीं गए थे। तो वो भी एक किस्सा रहा कि भाई उस दिन मम्मी गए हुए थे कहीं घूमने वृंदावन साइड, तो मेरे को बोलते रहते थे भाभी के ऐसे ऐसे जाना चाहिए वैसा चाहिए। मैं कहा भाई भेजोगे तभी तो जाऊंगा, अच्छा। आप वैसे थोड़ी चला जाऊंगा बिना पूछे। तो फिर मैं उन्होंने बोला देखो वही ऐसे पुल तक आपको जाना चाहिए। तो मैंने कहा यार पुल तक के कोई जाने का मतलब थोड़ी हुआ, जाओ तो आगे जाओ, थोड़ा क्रॉसिंग वगैरह भी आपको करना आना चाहिए। क्योंकि अम्बाला वगैरह में आप मार्केटिंग में मार्केट वगैरह में जाते थे तो उसमें तो सीधा सीधा जाते थे, वैसे पुल में भी सीधा सीधा ही है। तो उसमें ऐसे जाने का क्या फायदा है, जाना हो तो घूम के जाओ ना, थोड़ा क्रॉस वगैरह करना पड़े, वो तो मजा भी है चलने का, है ना। और क्या। सीधे 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 तो कोई भी चल पड़ेगा। वैसे तो पता नहीं एक आध बार बिना परमिशन के थोड़ा बहुत घूम भी लिया था वहाँ पे, इतना तो हल्का फुल्का। तो मतलब सीधे में उतना पता नहीं रहता ना, जैसे क्रॉसिंग क्रूसिंग वगैरह भी करनी आनी चाहिए, वो होता है मतलब मेन। तो मैंने एक 5 लीटर की वो केन उठाई और मैं कहा चलो भाई पानी पूरी ले आते हैं। हमारे यहाँ बावड़ी होती है, बावड़ी है ना वहाँ से। अच्छा। तो पूछता रहा बंदों से, किसी ने बोला आगे आगे, मैं कहा ठीक है। तो आगे एक बावड़ी से आगे थोड़ा सा एक मंदिर आ गया, चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर में तो किसी ने, मैंने कहा भाई उन्होंने मेरे को क्रॉस करा दिया। अब ये पता नहीं बताया होगा कि नहीं बताया होगा कि पीछे रहेगी कि क्या हुआ। अब वहां पे पानी बह रहा था, मैं कहा पता नहीं यार यही तो नहीं होगा बावड़ी का पानी। तो मैं कुछ वहां पे लगा देखने, हालांकि वो तो नाली नूली का पानी ऊपर से बह रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा। तो सीढ़ियों के पास फिर मैं देखता हूँ, तो किसी ने मेरे को देख लिया, बोले क्या कर रहे हो, मैं कहा भाई पानी। तो अब क्योंकि शुरू में साथियों क्या होता है कि आप कोई भी काम करते हो तो नेगेटिविटी आपके साथ चलती है, नकारात्मकता आपके सामने आएगी आएगी, है ना। जैसे होता ही अभी, हाँ जी फोन करेंगे, अच्छा यार मैं उसको फोन करूंगा, पता नहीं वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा। अब अगर करेंगे पता नहीं वो बात करेगा कि नहीं करेगा, या पता नहीं उसके पास मेरे पास टाइम होगा कि नहीं होगा, या उसके फोन आएगी मैं क्या बात करूंगा, है ना। तो मतलब नकारात्मकता रहती ही रहती है स्टार्टिंग में। तो और ये नकारात्मकता का देखो सबसे बढ़िया मतलब ये होता है कि एक तो होता है नो मतलब नहीं। लेकिन अगर नो को हम सकारात्मक में उसमें लें तो नो का मतलब होता है NO, मतलब N माना न्यू, O माना अपॉर्चुनिटी। कि आपने मेरे को कॉल की, मैंने उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया तो इसका मतलब है कि भाई आपके लिए और अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके इंतजार कर रही है। हाँ, या इंतजार कर रही है या मुझसे कोई गलती हुई है, दो ही बातें हो सकती है। तो बाकी फिर साथियों ये फिर मेरे को भाई पहली बार मेरे को किसी ने बोला यार आपको कौन भेजता है, मैं कह रहा अब तू अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। अब आप अपनी जगह ठीक है भाई, कोई ठोक ठोक दे या ऐसा कुछ भी, कई बातें हो जाती है ना। लेकिन अब मैं अपनी जगह ठीक हूँ भाई, कोई ठोकेगा तो ठोक दे, अब निकलना तो पड़ेगा ही, घर बैठे भी क्या करोगे, अंदर बैठ के क्या करोगे आप, और क्या। आप घर में तो कोई रोटी आपको देने आएगा नहीं, है ना। प्यासा को तो कुआं तक जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, है ना। सही बात तो है। फिर उसमें फिर ऐसे मेरे को आदत पड़ गई, फिर मैं मतलब कभी 2-4 कदम आगे या 2-4 कदम पीछे, मतलब वहां पे मेरे को पता लग ही जाता था। तो
ऐसे से तो सिलसिला चलता रहा। फिर मार्केटिंग में जो कूदे, एक मोदी के कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, एलएमएल की कंपनी है जो ना, एमवे की तरह। हाँ, एम्बे, बेस्टीज, एम्बे और फॉरएवर, बहुत सारी मार्केटिंग। इस तरह की कंपनी थी मोदी केयर। हाँ हाँ हाँ। उससे हम जुड़े थे। वो जुड़े ऐसे थे, हम्म मतलब उसका भी एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड था। हम्म। वो एक आता था कोई भाई हमारे को बेचने के लिए, कोई पेस्ट पोस्ट वगैरह से बेच जाता था। हाँ हाँ। और ब्लेड आती थी पहले साथ में। मतलब पहले जो ब्लेड होती थी, एक जैसे दोनों साइड निकलने वाली ब्लेड होती थी। हम्म। रेजर में हम डालते थे, वो दोनों तरफ निकलती थी। जैसे आप चाहे इस तरफ से शेप बना लो, चाहे उस तरफ से बना लो, है ना। तो वैसी ब्लेड कोई बेचने आता था बंदा, और वो हमारे लिए मतलब इजी भी थी, लगाना भी आसान थी। मतलब जो सिंगल ब्लेड होती थी वो तो खैर मुश्किल होती है ब्रांड के लिए शायद ना, लेकिन वो मुश्किल नहीं होती थी। उसमें बस सीधा टक की आवाज सुनो, बस काम हो गया। तो पता नहीं, मैं उस बंदे को ऐसे ही बोल बैठा। मैंने कहा ये आप कहाँ से लाते हो, क्या है? और बंदे ने भाई ऐसा लटके देना शुरू किया कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। और साथियों उस समय जो वो जो मूड होता है ना, वो ऐसा मूड होता है कि जैसे अब मान लो किसी की नई शादी हुई हो, है ना। अब वो पुराने जमाने में हम फिल्में सुनते हैं धर्मेंद्र की या किसी की भी, ढिशुम 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 ऐसे कहते हैं। तो जो हीरो और मतलब जो नए नए नवेली जन की दुल्हन और दूल्हा पहले जमाने में जाते होंगे, तो वो जैसे फिल्म देख रहा था तो वो हीरो बोलता था, ये देख, ये देख हीरो कौन बचाने आ रहा है। बोले कौन है? ये मैं हूँ, ये तेरे को मार रहे थे गुंडे, देखो मैं बचाने आ रहा हूँ। तो मतलब ऐसी ऐसी फीलिंग आ जाती है जैसे पहली बार आप देखेंगे ना कि भाई, मतलब ऐसी कंपनी का कोई प्लान होगा ना, पहली बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, जैसे बंदा बोल रहा भी आप कामयाब हो जाओगे, जैसे हो ही गए हैं, है ना। लेकिन बाद में स्थिति कुछ और होती है। बात यही होती है कि वो फंसे होते हैं, सोचते हैं हमारा साथी और मिल जाए। हाँ, मतलब भाई जैसे कैसे पैसा पूसा निकालना था, निकले तो कैसे निकले। और उस समय तो मार्केट इतनी टफ थी ना कि भाई टफ थी, मतलब पैसे के हिसाब से टफ थी। मतलब कि अब आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, फिर ज्वाइनिंग फीस अब आपने दी है तो कम से कम आपको ज्वाइनिंग फीस के लिए तो फाइट करनी पड़ेगी। हालांकि ठीक है, वो कहते कंपनी वाले दावे करते थे कि हम आपको लिटरेचर देते हैं, ऐसा करते हैं, कॉन्टेक्ट बुक देते हैं, फलाना देते हैं, ढिमकाना देते हैं। अरे वो हमारे ब्लाइंड के लिए किस काम की भाई? और क्या। हम एक बंदा किसी को पकड़ेंगे, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, हाँ यार पढ़ के बताना क्या है, ये क्या है, वो है। लेकिन उसमें भी मेरी दीदी ने बड़ी हेल्प की थी। मैंने कि जो मंडी में जिनकी शादी हुई है ना, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। उन्होंने मतलब 3-4 ज्वाइनिंग मेरे को दे दी थी, जिससे कि मेरे एक बार नंबर बन गए थे कि भाई बहुत ही मतलब देखो ब्लाइंड होने के बावजूद भी मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी और क्या, अपनी पूंजी कम से कम निकाल लिया। मतलब 800-900 का चेक हमारे को मिल गया था। तो ये भी एक उपलब्धि थी। सॉरी 800-900 में 400-500 का चेक था। तो सभी के सामने अनाउंस किया गया कि हाँ जी बंदा इतने % पे पहुंच गया था, पहुंचा था कभी, है ना। तो इस तरह की उपलब्धियां भी हमारे साथ रही है। और बाकी ये नो वाला कॉन्सेप्ट हमने वहीं पे सीखा था कि NO मतलब नो मतलब न्यू, N मतलब नो, और O मतलब अपॉर्चुनिटी। तो बाकी मार्केटिंग सेक्टर में एक चीज सिखाई जाती है कि कभी भी आपको ये नहीं बोलना कि आई एम परफेक्ट। इफ यू से आई एम परफेक्ट देन यू स्टॉप। अच्छा। अगर आपने ये बोल दिया कि भाई मैं इसमें पूरी तरह से मतलब निपुण हो गया हूँ, तो आप उससे आगे सीख ही नहीं पाओगे। सही बात है। आप उसमें ये बोलो कि नहीं अभी हमने सीखना है। वो तो किसी भी चीज में आदमी पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो ये चीजें हमने सीखी थी। बल्कि हमारे अपलाइन से मैंने एक बार ये बात शेयर की, मैं यार क्या यार कंपनी मेरे को पता तो है सब कुछ। अब लग गया पता। बोले यार भाई पता कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कभी नहीं बोलना कि मुझे कुछ पता नहीं है, बस हमें बताओ, बताते जाओ बस। अच्छा। तो ये भी एक हमारे इसमें रहा। फिर ऐसे कई कंपनी से हम जुड़े, स्पार्कनेट थी, एमवे के प्रोडक्ट भी हम कुछ यूज कर लेते हैं कभी कभी। और स्पार्कनेट कंपनी थी तो वो थोड़ा सा सस्ते में, क्योंकि महंगी कंपनी के साथ ये होता था कि भाई अब मान लो हम अपनी कंपनी की तारीफ करेंगे तो बंदे बोलेंगे यार अपनी कंपनी की तो कोई भी तारीफ कर सकता है। और हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम थी कि भाई हमें अगर हम मार्केटिंग करने जाएं तो कोई ऐसा बंदा मिले जो हमें प्रमोट करे, है ना। क्योंकि हम खुद तो अपनी मतलब पैर भी तो हम कर देंगे, लेकिन अजीब सा लगता है कि यार हम जाएंगे वहां पे, पता नहीं हमें कोई घास फूस डालेगा कि नहीं डालेगा, क्या होगा, है ना। तो
ऐसे भी हमें कुछ एक बंदे मिले कि कोई नहीं, आप आओ और हम आपको प्रमोट करेंगे वहाँ पे, है ना, सिफारिश करेंगे आपकी। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिम्मत पड़ गई। फिर अच्छा ये हुआ कि भाई मोदी के प्रोडक्ट तो मैं बेचता था, तो फिर ये हुआ कि भाई अब सब, जैसे कि मैंने पीछे कहा कि भाई सब कहते हैं कि भाई अपने प्रोडक्ट की कोई भी तारीफ कर सकता है ना, लेकिन फिर हमने बाजार बुजुर्ग की आइटमें भी मिक्स कर दी साथ में। जो मतलब एक पहले हम राजा महाराजाओं की कहानी सुनते थे ना, कि कहाँ जा रहे हो भाई, शिकार करने जा रहे हैं। तो उसी तरह की भावना हमारी भी थी कि यार बिजनेस बिजनेस तो पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, बस यही मान के चलो कि शिकार करने जा रहे हैं। कि भाई हम नहीं बोलेंगे कौन सी चीज अच्छी है, आप खुद पसंद करो, आपको अच्छी लगती है तो ले लो, बाकी जो अच्छी हमें लगेगी वो तो हम बताएगी। तो ऐसे ऐसे कुछ एक बाजार की चीजें, कोई साबुन तेल वगैरह ऐसी ऐसी चीजें हम ले जाते थे। तो हमारा मतलब भगवान की दया से, मतलब ये नहीं कह सकते थे कि वेले बैठे हैं, तो मतलब वो हमारी मतलब पॉलिसी हमारे दफ्तर में भी काम आई। अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि दफ्तर देख लिए थे ना कहीं। अच्छा, तो अब आप वर्तमान में कहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके संदर्भ? हाँ, वर्तमान में सर मैं ऑपरेशन सर्कल में एज अ दफ्तरी की पोस्ट पे अपॉइंट हूँ। और मैं 3 साल हो जाएंगे मेरे को आने के अगस्त में। अच्छा। और पहले मैं पीएन था। और पीएन और दफ्तरी में ज्यादा फर्क नहीं होता है, जैसे मतलब ये कह सकते हैं आपके जूनियर क्लर्क सीनियर क्लर्क ना। कहाँ पर? कैसे? हाँ जी, कहाँ पर? हाँ दफ्तरी तो मैं ऑपरेशन सर्कल में हूँ ना, इलेक्ट्रिसिटी में। मतलब किस जगह? मंडी में, मंडी। अच्छा, मंडी में ही। हाँ हाँ, होम स्टेशन में ही, हाँ जी, होम स्टेशन। अच्छा अच्छा, ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट है? समक्षेत्र मानना पड़ता है ना। अच्छा, ये गवर्नमेंट है? हाँ जी, गवर्नमेंट है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट लिमिटेड हो गया है, मतलब गवर्नमेंट लिमिटेड। अच्छा 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 अच्छा। पहले मैं होता था, पहले जो हमारा दफ्तर था वो मंडी में था, लेकिन मंडी से 1-2 किलोमीटर आगे था। उसमें मतलब भ्यूली नाम था, भ्यूली। अच्छा, मैंने तो सुना है कहीं से कि आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई, इसीलिए आपने शादी नहीं की अभी तक। इसके पीछे क्या राज है? नहीं, लड़की के पीछे बहुत अप एंड डाउन चलता रहा। अच्छा अच्छा। तो हाँ हालांकि भगवान की दया से चलो हमें कामयाबी मिली चाहे नहीं मिली, लेकिन हाँ। 1-2 लड़कियां ऐसी थी जिनसे मैं मिल सका। अच्छा यानी कि उनसे एक ऑफलाइन मिलना होता है, एक ऑनलाइन मिलना होता है, ऑफलाइन मिल सका। ऐसी 2 लड़कियां भी रही। और ज्यादातर लड़कियों से मैं ऑफलाइन ही मिला। अच्छा। तो ऐसे भी रहे। एक्चुअली क्या होता कि पहले हमारे मन में धारणा ये थी कि भाई ब्लाइंड लड़की से नहीं करनी चाहिए, भाई थोड़ा पातली फुसली हो, ऐसा कुछ ऐसा माइंड में आ गया था। हालांकि हमारे साथी थे नेगी जी, उन्होंने, मैंने ऐसे बात चली, मैं कहा बोले शर्मा जी आपको कौन सी लड़की से शादी करनी है भाई, कैसी लड़की चाहिए? अब उसने लाइन जोड़ी होगी, मेरे को क्या पता। और उसने लाइन जोड़ी हुई थी। मैं कहा यार लड़की तो चाहिए, पर भाई लड़की थोड़ा दिखना होना चाहिए उसको। और उतने में वो लड़की बोल पड़ी, नहीं भाई मैं तो ब्लाइंड हूँ, फिर हमारा नहीं हो पाएगा। अच्छा। पर भगवान की दया से वही वो लड़की, अब तक खैर उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो लड़की इंटरेस्टेड थी मेरे प्रति। वो मतलब साथियों ने कुछ ऐसा मेरे बारे में बताया होगा, बल्कि एक बार मैंने किसी से सुना भी था कि भाई आप अगर आपके शर्मा जी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो तारीफ करती कि नहीं भाई, उनके साथ तो इंटरेस्टेड थे मतलब मेरे साथ, है ना। और एक लड़की और भी थी जिससे भी मैं, मतलब 2 लड़कियां थी जिनसे मैं मिला हूँ, हालांकि उससे तो ऑफलाइन ही मिला था, सॉरी ऑनलाइन, उससे तो ऑनलाइन ही मिला था जिसके बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ऑफलाइन जिससे मिला तो मैं उससे था, लेकिन उस लड़की को ही पता नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। अच्छा। मतलब जिसने मेरे को मिलाया उसने मेरे को तो बता दिया, उसको नहीं बताया। उसको नहीं बताया। वो सर्दियों के दिन थे, और जैसे कि मैंने सुंदरनगर का जिक्र किया, वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पे वो मिली थी मेरे को। तो वो थोड़ा पास लिया, तो किसी ने बताया मेरे को, बोले ऐसे चेन राम है कि ना, उसने मिलाया मेरे को। तो उसने बोला कि शर्मा जी ये मेरी स्टूडेंट है, इसका नाम संदीरा है। मैं कहा और मेरा नाम, मेरे बारे में बता दी कि हमारे दोस्त है। तो उसने नमस्ते कर दिया, उसको नमस्ते तक की बात रही। फिर मैंने कहा भैया नहीं बोल दिया।
नहीं भैया भैया नहीं बोला उसने, अच्छा सर तक ही रखी बात, नमस्ते। अच्छा अच्छा। फिर हाँ मतलब विकल्प में खुला था वो। हाँ फिर उसके बाद हाँ बाद में एक जो मैडम जैसे मैंने कहा भाई एक और भी मेरे को मिली ऑफलाइन, हाँ तो वो उनकी भी मेरी पहले से बात चली थी, मतलब किसी के थ्रू हम्म, मतलब मेरा रिश्ता गया था। हाँ हाँ लेकिन जब 4 जनवरी को मैं वहाँ पे गया था ब्लाइंड स्कूल में, तो उन्होंने भी, उनके हम्म, पापा ने मेरे को देखा होगा हेल्दी हेल्दी करके कुछ ऐसे, हम्म, या कुछ जो भी मतलब साइटेड समाज की रहती है ना, कभी साइटेड ब्लाइंड की नहीं निभ सकती है, कुछ जो भी है। हाँ हाँ तो उसको भी हम केस हार गए थे। अच्छा हाँ कि भाई आप ब्लाइंड है, और क्या हुआ था भाई उनके उस लड़की के साथ भी एक दुखद बात हो गई थी हाँ कि 4 तारीख को उन्होंने मना किया था और 6 तारीख को उनके पापा की डेथ हो गई थी। अरे अरे हाँ हाँ ऐसा भी हुआ था। हम्म, तो ये 2 लड़कियां थी जो मेरे को ऑफलाइन मिली थी, ऑफलाइन हाँ और बाकी ऑनलाइन मिलती रही। किसी लड़की ने मेरे को छोड़ दिया, किसी को मैंने छोड़ दिया, बस ऐसे ही चलता रहा। हाँ हाँ अभी परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला, तो अब क्या इरादा है, आगे देखिए का सर, सोचा है? अब देखो, अब मैं आपको एक जोक के माध्यम से समझाना चाहूंगा। बताइए, स्वागत है। सर मैं सो गया था पहले, अब फिर से उठ गया हूँ। अब हमारे साथ में है सर। आप तो बिल्कुल सो सकते ही नहीं है। हाँ हाँ, तो ये इस बात को मैं जोक के माध्यम से समझाना चाहूंगा। हाँ हाँ एक बार क्या हुआ कि 3 मतलब अलग अलग उसके बंदे थे। जैसे एक हिंदू था, हाँ एक चाइनीज था, हम्म और एक अंग्रेज था। हम्म वो तीनों चाय की दुकान में गए। हम्म अब चाय वाले ने कहा कि भाई, अब दुकान में कह लो या रेस्टोरेंट में कहीं भी गए मतलब, हाँ हाँ तो अब चाय वाले ने कहा कि भाई ठीक है, एक एक कप तो मैंने आपको दे दिया है। हम्म अब दूसरा अगर आपको कोई चाहिए होगा, हम्म तो जिसको चाहिए होगा वो गिलास सीधा रखेगा, हम्म यानी कि कप सीधा रखेगा। जिसको नहीं चाहिए होगा वो उल्टा करेगा। हम्म ऐसा ही है ना। हम्म तो अब हुआ क्या कि भाई, अब क्योंकि इंग्लैंड में, इंग्लैंड से चाय आई है, हाँ हाँ तो उसने तो गिलास कर दिया उल्टा। हम्म चाइना वालों ने गिलास सीधा रखा। अच्छा हाँ, और जो हिंदू या भारतीय कह सकते हैं, हिंदुस्तानी तो वाला भारतीय उस हाँ हाँ, उसमें मैं था। हाँ हाँ तो हमने ना गिलास को सीधा रखा ना उल्टा रखा। हमने गिलास को जैसे हाँ पलट देते हैं ना, जैसे मतलब जैसे मान लो गिलास गिर जाता है, हाँ हाँ ऐसी स्थिति में होता है ना। हम्म मतलब एक तो होता है ना, जैसे सीधे में भी गिलास खड़ा रहता है, उल्टे में भी खड़ा रहता है, हम्म लेकिन वो पड़ा हुआ था गिलास। पड़ा हुआ बेड़न था हाँ हाँ। हम्म अब जो चाय बांटने वाला आया, उसको उसने बोला कि यार, अंग्रेज ने गिलास उल्टा किया, वो तो समझ में आ गया भाई उसने चाय पीनी नहीं है। हम्म अब चाइनीज है, उसने गिलास सीधा रखा है, उसको और गिलास मतलब उसको और चाय और चाहिए। क्या चाहिए हाँ पर आपका मामला समझ नहीं आ रहा है। हम्म मैं कहा भाई क्या हमारा कुछ मामला चाहिए ऐसा, कि नहीं? हाँ, अब हाँ मैं कहा भाई हमारा मामला ऐसा है हाँ कि दोगे तो पी लेंगे, नहीं दोगे तो नहीं पियेंगे। अच्छा, तो मतलब मिलेगी लड़की तो शादी कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो चल ही रहा है काम। हाँ, बस बस ऐसा ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस चलिए हम प्रार्थना करेंगे, माता रानी से दुआ करेंगे और प्रयास भी करेंगे कि आपकी जीवन संगिनी शीघ्र से शीघ्र आपको मिले, है ना। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। और जो है आपको प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से अच्छा अच्छा गरम गरम खाना बना के खिलाए क्या और बात है, क्या प्यार से बात है। बातें करे। हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपने एक उपलब्धियों की बात की थी, तो हाँ उपलब्धि एक हमारी वो भी है, जब मैं इंटरव्यू देने गया था। हाँ हाँ, हालांकि वो उपलब्धि बड़ी अजीबोगरीब रही। क्या बताइए। वो ऐसा रहा कि जैसे भाई साहब ने मेरे को बताया था, अपने बड़े भाई ने, हाँ, छोटा भाई मेरे को लेके गया था ना, हाँ, शिमला में थी हमारी इंटरव्यू। हम्म तो बड़े भाई ने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे बोलना कि आपने भाई, मैं बिल जैसे, क्योंकि मैंने आपको पीछे जैसे बताया कि भी मार्केटिंग वगैरह करता था, तो ऐसे हाँ अगर पूछेंगे तो ऐसा बोलना कि नहीं नहीं, मेरे को पता है, मैं बिल वगैरह मैं खुद ही देता हूँ अपने घर के। हाँ तो बोलना एक्चुअली ऐसे था, ऐसे में मेरी स्थिति ठीक रहनी थी। हाँ लेकिन वहां पे इंटरव्यू में, क्योंकि पहली वाली बार जब इंटरव्यू देता है या कोई साक्षात्कार देता है, तो वो कुछ और ही निकलता है मुंह से। अच्छा हाँ तो मैंने मेरे से पूछा जी कि भाई ऐसे ऐसे आपको पता है कि भाई पीएन का काम क्या है।
हाँ। और वो पता नहीं मेरे को कहीं से पता लग गया होगा कि क्या कुछ, या जैसे बंदा नौकरी करने लगता है या ऑटोमेटिकली उसको कुछ ऐसा मिल जाती है जानकारी। मैं कहा हाँ बिल्कुल मुझे पता है, पीएन का काम यही होता है भाई, अपने जो ग्लास ग्लोस वगैरह वो धोने हैं, हाँ। और एक फाइल एक दफ्तर से एक कमरे से दूसरे कमरे में जैसे फाइल ले जाना, और टेबल पे कपड़ा वगैरह मारना। और टेबल पे कपड़ा मारना तो थोड़ा बहुत हम स्कूल टाइम में भी हल्का फुल्का, जैसे कई बार हमारे से करवा देते थे, यहाँ शीशी शीशी पे मारो, तो वहां से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पता था। तो बोले अच्छा ये तो ठीक है। बोले आपकी अगर मंडी में जॉब नहीं लगेगी तो आप कैसे करोगे? नहीं, पर तो उन्होंने बोला कि भाई आप मंडी में आपकी जॉब लग जाएगी तो आप करोगे कैसे, क्योंकि आप तो ब्लाइंड हो। मैंने कहा सर, अब मैंने वो बिजली के बिल वाला मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरे मुंह से कुछ और ही निकल गया। क्या निकल गया? हमारे यहाँ इंदिरा मार्केट है ना, हाँ। घंटा घर के पास। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इंदिरा मार्केट रोज जाता हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर। अब इंदिरा मार्केट, मैंने कहा मैं इंदिरा मार्केट रोज जाता हूँ, ऐसा कहा मैंने। लेकिन ये मैंने कहा तो जरूर, ये मैंने ऐसा नहीं कहा जैसे अभी यहाँ पे कह रहा हूँ। वहां पे मैंने थोड़ा सा ऐसे बोला, नहीं मैं इंदिरा मार्केट में जाता रहता हूँ, मतलब थोड़ा एक ऐसा जैसे किसी ने तलवार रखी हो कि नहीं बोलना पड़ेगा तो इंदिरा मार्केट जाता पड़ेगा। हाँ। तो अब बंदे ने वो एकदम से जज कर लिया कि भाई ये तो बंदा पता नहीं वैसे तो नहीं बोल रहा है। तो उसने बोला यार इंदिरा मार्केट में तो मैं भी होता हूँ, तो मैंने तो आपको वहाँ देखा नहीं। अब एकदम से फिर थोड़ा सा दिमाग में आया, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, जब आप इंदिरा मार्केट जाते हैं तो एक हमारे मतलब इंदिरा मार्केट से आ गया पड्डल। तो मैं कहा मैं पड्डल चले जाता हूँ, क्योंकि बस स्टैंड के पास है पड्डल ना। तो मैं कहा उतने में मैं पड्डल चले जाता हूँ। तो चलो वहां से बच गया। बोले चलो ठीक है, अच्छा ये बात भी है। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, चलो मंडी के तो अपने बात कर ली, अगर आपकी कहीं और लग गई फिर क्या करोगे? अब एक्चुअली क्या होता है कि वो अपनी जगह सही होते हैं, उन्होंने बोला अपना रास्ता एकदम से क्लियर कर दिया होता है कि भाई हमने पहले पूछ लिया था बंदे को क्या कोई बाहर लगे, क्योंकि अगर ऐसा ना पूछा तो बंदा ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन उन्होंने तो पूछ लिया था पहले कि भाई हमने तो पहले पूछ के किया था। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर भी लगेगी तो 2-4 महीने की दिक्कत होगी, फिर तो आदत पड़ ही जाएगी। फिर उन्होंने जिले पूछे मेरे से कि भाई जिले बताओ। तो जैसे कैसे जिले भी पूरे कर दिए 12। बोले चलो अच्छी बात है, तो कोई नहीं, बोले आपको बताएंगे। फिर स्टिक तो मेरे हाथ में थी, बोले चल के दिखाओ बाहर कैसे जाओगे। बस अपना स्टिक वगैरह ली, हालांकि स्टिक मैं बहुत कम प्रयोग करता हूँ, लेकिन स्टिक मैंने रखी होती है। स्टिक हालांकि मेरी जरूरत पे काम भी आती है। जैसे कई बार मैं चल रहा होता हूँ, एकदम से कोई गाड़ी गुड़ी आ जाए, एकदम से ब्रेक लगानी हो, एकदम से स्टिक लगा दी, या कई बार थोड़ा सा गिरने गुरने के आसार हो, एकदम स्टिक लगा दी। हालांकि स्टिक मेरे को बहुत ज्यादा मैं प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आता है ना। और प्रॉपरली कई जगह पे स्टिक को आप प्रयोग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी स्टिक का इतनी मजबूत भी नहीं होती है, पता चला हमने गाड़ी के सामने कर दिया वो टूट गई। हाँ गाड़ी के सामने भी, और दरअसल जैसे हम स्टिक यूज करते हैं ना, तो हमारे से 2-4 इंच आगे ही कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। हाँ उसके लग जाए अनावश्य। हाँ ये भी दिक्कत रहती है। तो ये बातें हैं। सर अब ये बताइए, आप फिर खाने पीने का कैसे करते हैं? अकेले ही रहते हैं या कौन कौन रहता है आपके पास में? नहीं मेरे साथ मम्मी है, भाई है। अच्छा वो लोग खाना बनाते हैं, और एक हमारे मतलब भावना दीदी आते हैं, वो खाना बना के लाते हैं। अच्छा मतलब वो काम पे रखे हो ना उन्हें। तो और भी कुछ चीजें आप यदि हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं जो अभी तक हमने न पूछा, और आप चाहते हैं कि और कुछ बता दे? और तो बस देहरादून में वही बात है, देहरादून में जैसे हमने केनिंग की ट्रेनिंग की थी, हालांकि केनिंग हमारे को चंडीगढ़ से सिखाई गई थी। और जिन टीचर ने हमारे को सिखाई की थी वो भी इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। लाजपत राय, श्री लाजपत राय थे वो। और वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको कैंसर हो गया था कान का। हाँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी हूँ वो। और बाकी देहरादून में मतलब सर्टिफिकेट हमें देहरादून में मिला था, क्योंकि देहरादून में हमने 1 साल लगाया था। अब केनिंग की ट्रेनिंग आप बोलेंगे भाई केनिंग की ट्रेनिंग ही क्योंकि, और क्योंकि 8वीं के बेस पे गए थे, तो 8वीं के बेस पे वहाँ पे केनिंग की ही थी। सही बात। केनिंग या लाइट इंजीनियरिंग वगैरह। बाकी हमारे को चौक सिखाए थे और मोमबत्ती बनाना सिखाई थी। ब्रेल के बारे में, मतलब जो ब्रेल ज्ञान, दूरभाष ज्ञान का वहाँ पे था। तो बाकी होम साइंस के बारे में मैंने बात की थी। होम साइंस का भी एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्सा था। क्या था? होम साइंस में ऐसा था कि मेरे साथ होते थे
रामानंद था वैसे उसका नाम, लेकिन वहाँ पे सर्टिफिकेट में रामदीन लिखा होगा, पता नहीं वहाँ पे। तो वो खाने खाना बनाने में थोड़ा एक्सपर्ट थे और हम थोड़ा ऐसे ही थे, भाई कोई बना देगा तो खा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और वही बात है, अब आपकी अगर दुआएं का मतलब कामयाब रही तो कोई ना कोई हाथ अपने हाथों से खिलाने वाली मिल ही जाएगी। आपके लिए जो है पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं। और फिर बस ऐसे फिर वो एक पोहा बना रहे थे, पोहा। बाकी चाय चुई बनाना तो उन्होंने सिखा दी, मलका मसर और चावल भी जल्दी बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे बनाना सिखाया। खैर चाय बनाना तो मम्मी ने भी मेरे को यहाँ पे बहुत सिखाया, भूनना भी सिखाते थे कि ऐसे ऐसे भूनते हैं। और बाकी और जगह भी वो प्रयास करते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा भी खाना खुना बनाने के लिए। तो फिर वहाँ पे पोहा बना रहे थे हम। तो पोहा में क्या होता है कि पोहा थोड़ा चिकना रहता है। अब चिकने में जैसे करछी आप घुमाओगे तो करछी फंस जाती है। अब वो हम घुमाते थे यार, पर फंस जाती है यार, क्या यार। और वो थोड़ा सा जानता था खाना खुना बनाना, वो घुमा देता था। तो ये भी एक वाक्य रहा हमारे साथ कि हमसे कच्ची घूमती थी और घुमा देता था। अच्छा। हाँ। तो सर अब एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जो हमारे दृष्टिबाधित लोग मतलब गुमनामी के दौर में फंस गए हैं, या जो निराश हो चुके हैं, या जिनको पढ़ लिख करके अभी भी उनको नौकरी नहीं लगी है, या अपने जिंदगी से बहुत ही परेशान हो गए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी कुछ कर सकें? देखिए संदेश तो यही रहेगा कि पहले तो भाई हिम्मत ना हारे, क्योंकि किसी न किसी के भाग्य में कुछ न कुछ है। हालांकि ये बात सही है कि जो मतलब अनएम्प्लॉयड साथी हमारे रहते हैं वो डिप्रेशन इत्यादि का शिकार हो जाते हैं, और जो कई घरों में मतलब वो प्रथा भी रहती है कि ब्लाइंड और साइटेड की ना। जी हाँ। मतलब बेरोजगार को उतनी तरजीह नहीं दी जाती है ना, और ऊपर से ब्लाइंड हो तो फिर तो उसके लिए मतलब कहानी बहुत ही मुश्किल हो जाती है जी। तो उन्हें तो हम यही कहेंगे कि भाई कोशिशें करते रहें और बाकी हिम्मत ना हारे। और आजकल तो नौकरी के लिए जैसे DLS न्यूज वगैरह इस तरह की न्यूज भी सुनते रहना चाहिए जी। क्योंकि अगर आपने पढ़ी हो तो पढ़ाई वगैरह की हो तो नौकरी वगैरह उसमें निकलती रहती है। तो जैसे भी नौकरी निकलती है तो कुछ % जो हैंडीकैप का कोटा रहता है तो उसको वो पता करके वहाँ पे भरते रहे, कभी ना कभी नंबर जरूर आएगा जी। क्योंकि देखो साथी ऐसा है ना कि भोगना हमने है, चाहे सुख से भोगो चाहे दुख से भोगो जी। क्योंकि दुख से भोगोगे तो और दुखी होंगे, दुख से भोगोगे तो पता है कि भाई गम की रात है, कभी न कभी तो खुशियों का सवेरा होगा। सही बात है, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर सवाल का हल निकलेगा। और करो भरोसा यदि तुम खुद पर तो अंधियारा भी चल निकलेगा। सही बात है, सही बात है जी। हालांकि कई बार क्या होता है कि ब्लाइंड को कह देते हैं कि तुम ब्लाइंड हो, कुछ नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। कहते हैं कि अगर बंदा ब्लाइंड है तो उसकी और कहीं उसमें 6 सेंसेस होते हैं उसमें जी। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हम ब्लाइंड है हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है जी। अब जैसे हम पहले पढ़ा करते थे कि भाई एक डॉक्टर चंद्रा के बारे में ना जी। हालांकि उसने डॉक्टर बन जाना था जी। लेकिन वो विकलांग होने के कारण डॉक्टर नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी जी। वो डॉक्टर ना बनने के कारण भी उसको डॉक्टर चंद्रा के नाम से जानते हैं। सही बात है। तो इसलिए हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए। तो अब बहुत अच्छा लगा आपसे साक्षात्कार करके। अब सर जाते जाते अब आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत जो है सुनाना पसंद करेंगे? गीत भी सुनाऊंगा लेकिन पहले एक शेर अर्ज करूंगा। शेर, स्वागत है सर। ये शेर हमारे स्कूल में एक हमारे सीनियर साथी थे, उसने किसी फेयरवेल पार्टी में या किसी कहीं जगह पर उसने मतलब उसको बोला था जी। और वही शेर मुझे याद है। तो क्योंकि अगर जुदाई का जितने में समय आने जा रहा हो तो उस समय वही शेर चलता है। अच्छा, हाँ, स्वागत तो है। वो शेर इस तरह से है कि जमीन बन जाए कागज दी जी, समंदर बन जाए स्याही दा, जी, जमीन बन जाए कागज दी जी, समंदर बन जाए स्याही दा, फिर भी नहीं लिख सकांगे दोस्तों दुखड़ा ਤੁਹਾਡੀ जुदाई दा। अरे क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया सर। हाँ, अब क्योंकि विदाई का समय हो ही रहा है,
हाँ हाँ तो गीत आपके सामने पेश है किशोर कुमार जी का, जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद किशोर कुमार जी ने ही गाया वो, या शायद अमित कुमार जी ने गाया, लेकिन मुझे लग रहा है किशोर कुमार ने ही गाया होगा वो। जी। गीत के बोल हैं, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। अरे क्या बात है। हाँ 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 तो वो केस, वो अब मैं, क्योंकि जैसे कि हाँ। बात चल रही थी कि आप उसको मैं खड़े होकर सुनाऊंगा। अच्छा वाह सर, कमाल है। हाँ, स्वागत है। हाँ। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन ही बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाए रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर आपने गीत सुनाया। और साथी ये गीत मैं पहले भी मतलब स्कूल में भी कई बार एक दो बार सुनाया है। अच्छा, वहाँ पे साथियों का बड़ा साथ मिलता था। हाँ। यहाँ पे मैंने आखिरी में भी कहा ना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये जो मैं आखिरी 3 बार अलविदा कर रहा हूँ, ये बैठ के कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो अभी आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वो चलते चलते वाला में थोड़ा सा हल्का फुल्का टहला भी था। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के मेहमान हमारे साथ में हैं आदरणीय रमेश शर्मा जी। तो साथियों, अब कार्यक्रम आज के मेहमान को समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति, यानी आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष कुमार द्विवेदी अब कार्यक्रम से अनुमति देता है। और लेकिन याद रखिएगा, फिर मिलूंगा किसी न किसी और कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप करिएगा मेरा इंतजार और मुझे भी रहेगा आप सभी का इंतजार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें की। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस धन्यवाद तो आपका है, क्योंकि आपने मुझे समय दिया
और मैं अपने साक्षात्कार को और कुछ बेहतर कर सका हूँ। और इस वादे के साथ कि जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप इसी तरीके से हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे। तो अब हम लेते हैं श्रोताओं से विदा। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर। शब्बा खैर, हर हर महादेव। शुक्रिया। तो साथियों, कार्यक्रम आज के मेहमान आपको कैसा लगा? आप प्रतिक्रियात्मक संदेशों के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने वीडियो पूरी सुनी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।